Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to tell you about how to score exemption in advanced accounts and my personal strategy that how I scored 76 marks in advanced account. तो अब न्यू स्कीम में आपका फर्स्ट एग्ज़ाम एडवांस अकाउंट्स का ही है, जिसमें कि एडवांस अकाउंट्स का एग्जिस्टिंग सिलेबस है, प्लस अकाउंट्स के भी कुछ चैप्टर्स मर्ज कर दिए हैं और काफ़ी कुछ नए एएस भी ऐड किए हैं। लेकिन एडवांस अकाउंट्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जामेशन ईजीली स्कोर कर सकते हो और अपना एग्रीगेट वाला क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल कर सकते हो। तो अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से रिविज़न करें कि हम ईज़िली 60+ एडवांस अकाउंट्स में ला सकें। तो पहले तो बात करते हैं हम सिलेबस की। अगर आपका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है तो पहले मैं यही कहूँगी कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। कोई चैप्टर रह गया है या कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, कोई टॉपिक है जिसमें अभी तक आपने मतलब वो अनटच्ड है, तो उसको पहले पढ़ लो, एक बार उसे कंप्लीट कर लो। और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट और इन एनी क्वेश्चन इन एडवांस अकाउंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एंड मेक अ वीडियो फॉर दैट एज सून एज पॉसिबल। तो अब बात करते हैं फर्स्ट रिवीजन की कि हमें अपना फर्स्ट रिवीजन किस तरीके से करना है। तो सपोज़ कि आपने एमएलगमेशन चैप्टर लिया है रिवीजन के लिए, तो उसके पास एमएलगमेशन चैप्टर के आपके पास नोट्स होंगे। आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके खुद के नोट्स होंगे, या फिर आपने किसी फैकल्टी से क्लासेस लिए हैं तो उन्होंने अपने नोट्स प्रोवाइड करवाए होंगे। तो नोट्स पढ़ लो एक बार, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एमएलगमेशन से रिलेटेड वो सारे एक बार रिवाइज़ कर लो। जब सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट में से ही करोगे। अब रिवीजन के टाइम पे मैं यही सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप स्टडी मैट पर ही फोकस करो, और आरटीपीज़, एमटीपीज़, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत सारे हैं, तो उन पर ही फोकस करो सिर्फ और सिर्फ, है ना। और जब फर्स्ट रिवीजन में आप नोट्स पढ़ लोगे अपने सारे एमएलगमेशन चैप्टर के या फिर जो भी चैप्टर उठाया है, उसके बाद स्टडी मैट के क्वेश्चन करना, और स्टडी मैट के क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लेना, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना करने के लिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना स्टडी मैट के ही, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट है या फिर कहीं ना कहीं स्टक हो गए किसी क्वेश्चन को करते वक्त, तो उस फर्स्ट रिवीजन में उस सारे डाउट्स को क्लियर कर लो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। और आप कहीं क्वेश्चन को करते वक्त स्टक हो गए तो लिख देना वहीं स्टिकी नोट पेस्ट करके कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। आई मीन टू से कि अगर आप अगली बार उस क्वेश्चन को दोबारा करोगे जिसमें स्टक हो गए थे, तो उसमें दोबारा टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट रिवीजन में ये सब कर लेना। और हाँ, क्वेश्चन करोगे ना स्टडी मैट के तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आपको नीड है कि वो हम एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको पढ़ कर जाएँ, तो लिख देना उस पर इम्पॉर्टेंट है या फिर रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लेना सारे फर्स्ट रिवीजन में। उसके बाद क्या करना है, स्टडी मैट के क्वेश्चन किए, हम एक एमएलगमेशन का ही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो अब आरटीपीएस के क्वेश्चन करने हैं आपको। आरटीपीएस के एमएलगमेशन चैप्टर के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आरटीपीएस होते भी चैप्टर वाइज हैं तो ईजिली वो मिल ही जाएंगे। और मैं कहूँगी कि एटलीस्ट पास्ट 5 अटैम्प्ट से क्वेश्चन कर लेना आरटीपीएस के, और जितना हो सके उतना कर लेना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। इस तरीके से आरटीपीएस के क्वेश्चन भी कर लेना। और हाँ, जब आरटीपीएस के क्वेश्चन करोगे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उसमें आरटीपीएस के सारे सॉल्यूशन रखो, क्योंकि जैसे कि आपने स्टडी मैट के क्वेश्चन किए तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई डाउट है या फिर कहीं स्टक हुए थे, ऐसे ही आरटीपीएस के करोगे तो कहीं ना कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कहीं स्टक हो गए हो, तो उसको किस तरीके से किया आपने, वहाँ स्टिकी नोट बनाकर पेस्ट किया या फिर अपनी नोट डाल दिया कि किस तरीके से इसको करना है, तो हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन होगा ना किसी क्वेश्चन का, तो एग्ज़ाम के टाइम पर वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और आरटीपीएस का भी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम में आ सकता है, रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन है, तो आप उसको भी मतलब सॉल्यूशन होगा हमारे पास उसका प्रॉपर, या नोटबुक में हमने कर रखा होगा, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पर क्रूशियल डेज पे जब आ जाते हैं एट द एंड बिल्कुल, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हमें पता होता है कि किस क्वेश्चन को करना है हमें रिवाइज, और उसका सोल्यूशन भी हमारे पास प्रॉपर है। तो इस तरीके से आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर लेना। तो फर्स्ट रिवीजन में हमारा स्टडी मैट कंप्लीट हो गया और आरटीपीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और स्टडी मैट के क्वेश्चन में जो भी डाउट था या फिर कहीं भी किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए थे वो सब क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट रिवीजन करना है अपना। अब हम बात करते हैं कि सेकंड रिवीजन किस तरीके से करना है। तो सेकंड रिवीजन में मैंने ना क्या किया था, मैंने टेस्ट सीरीज़ बाय कर ली थी। जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बाय करी थी वो चैप्टर वाइज थी। तो सपोज़ कि मेरा बायबैक का और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का टेस्ट है, तो मैं पहले उन दोनों चैप्टर्स के नोट्स पढ़ लेती थी, उसके बाद मैं स्टडी मैट के क्वेश्चन करती थी और आरटीपीएस के क्वेश्चन करती थी, वही जो कि मैंने फर्स्ट रिवीजन में टिक लगाई थी कि इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि वो रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैं ओरली कर सकती थी उन्हें ओरली कर लेती थी कैलकुलेटर पर। और
उन क्वेश्चन को करने के बाद मैं एमटीपीज़ के क्वेश्चन कर लेती थी, सिर्फ उन दोनों चैप्टर्स की। एमटीपीज़ के क्वेश्चन में सिर्फ उन दोनों चैप्टर्स की करती थी। तो इस तरीके से सेकंड रिवीजन में मेरा स्टडी मैट और आरटीपी सेकंड टाइम रिवाइज हो जाता था और एमटीपी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते थे। तो और हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ बाय करी थी तो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल लगी थी वो। अगर आप बाय कर सकते हो तो आप बाय कर लेना, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम पढ़ तो सब लेते हैं, बट एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो नहीं आ पाता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ बाय करोगे और आपको जब अपना स्कोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो जाता है अकॉर्डिंगली। तो इफ़ यू विश देन यू कैन बाय दैट। अब हम बात करते हैं थर्ड रिवीजन की, कि हमें अपना थर्ड रिवीजन किस तरीके से करना है। तो थर्ड रिवीजन में आप अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, जितने भी चैप्टर्स हैं। उसके बाद स्टडी मैट के और आरटीपी के क्वेश्चन करोगे। स्टडी मैट और आरटीपी के जब क्वेश्चन करोगे ना आप थर्ड टाइम, तो क्वेश्चंस और भी फिल्टर हो जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थर्ड टाइम करने की नीड है, सिर्फ वही करना, सारे क्वेश्चन मत करना। और एमटीपी के क्वेश्चन भी कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से थर्ड रिवीजन में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, स्टडी मैट हो गया, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया। अब जब ये सब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत मस्ट है एडवांस अकाउंट्स में। तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लेना या फिर एमटीपी ले लेना, वो भी 3 घंटे का ही होता है। तो उसे बैठकर 3 घंटे के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आई मीन टू से कि अगर आप एग्ज़ाम में 100% पेपर लिख कर आ रहे हो ना एडवांस अकाउंट्स का, तो एग्जामेशन तो ईजिली स्कोर कर सकते हो और आपके सारे सोल्यूशन ठीक हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 80+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली आ सकते हैं। और ये सब करने के बाद थर्ड रिवीजन में, मतलब ये सब हो जाए उसके बाद अभी भी आपके पास लगता है आपको टाइम है, तो आप फोर्थ रिवीजन भी सेम थर्ड रिवीजन जिस तरीके से किया है, फोर्थ रिवीजन भी उसी तरीके से कर लेना। तो ईजिली आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छी तरीके से बूस्टअप हो जाएगा। लिटरली गाइस, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी ओनली एंड यू कैन ईजिली स्कोर एग्जामिशन। और मैं यही कहूँगी कि अब रिवीजन से लेकर एग्ज़ाम टाइम तक सिर्फ और सिर्फ आरटीपीज़, एमटीपीज़ और स्टडी मैट के क्वेश्चंस पर ही फोकस करना, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।